नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है क्लाइमेट चेंज। ये टॉपिक भी इकोसिस्टम के अंदर ही आता है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, चाहे वो कोई भी इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं शायद से अपने चैनल का नाम चेंज कर सकता हूं, जीके स्टडीज़ से हट के कुछ और रख सकता हूं, क्योंकि मेरा चैनल जो सर्च लिस्ट होती है उसमें नहीं आ रहा है। तो अगर मैं अपने चैनल का नया नाम रखूँगा तो वो रखूँगा नॉलेज ड्रॉपलेट्स, बट वो मैं थोड़े दिन बाद करूँगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज पहले जानेंगे हम, क्लाइमेट चेंज होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एवरेज वेदर इन अ प्लेस, मतलब किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर या किसी भी प्लेस पर जो भी वेदर होता है उसमें जो भी चेंज होता है, ठीक है, उस चेंज का या तो हमारे लाइफ पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट होता है या नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो उसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ठीक है, तो एवरेज वेदर इन अ प्लेस यानी कि एवरेज वेदर होता है जो किसी प्लेस पे, उसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इट इंक्लूड्स पैटर्न्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन में क्या आता है, रेन और स्नो यानी कि बारिश और जो भी बर्फबारी होती है, ह्यूमिडिटी, विंड और सीजन्स। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज होता है ये क्या इंक्लूड करता है कि जो भी टेम्परेचर चेंज होता है यानी कि कभी गर्मी कभी सर्दी, ठीक है, जो भी प्रेसिपिटेशन होती है यानी कि कभी बारिश कभी बर्फ़ गिरना, ठीक है, जो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को अगर हिंदी में कहें तो आर्द्रता, आर्द्रता, सॉरी, आर्द्रता, ठीक है, और विंड, हवाएं और सीजन्स, जो भी सीज़न चलते हैं, सर्दी गर्मी, वो सारे किसके अंदर आते हैं, क्लाइमेट चेंज के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, क्लाइमेट पैटर्न प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन शेपिंग नेचुरल इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इकोनॉमीज एंड कल्चर दैट डिपेंड ऑन देम। यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो क्लाइमेट होता है या क्लाइमेट चेंज होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इकोसिस्टम को शेप करने में। यानी कि इकोसिस्टम डायरेक्टली डिपेंड करता है क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है, और ह्यूमन इकोनॉमीज़ और कल्चर्स होते हैं, यानी कि जो भी ह्यूमन की इकोनॉमीज़ होती है वो भी डिपेंड करती है क्लाइमेट चेंज पे। ये कैसे ह्यूमन इकोनॉमी डिपेंड करती है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आज का टाइम में जो किसान होते हैं वो फसलें उगाते हैं, ठीक है, तो जो किसान की इकोनॉमी होती है यानी कि उसकी जो भी अमाउंट पे होगी उसकी, वो सारी हमारी किस पे होती है, डिपेंड करती है जो वो फसलें लगाता है। बट क्लाइमेट जब चेंज होता है, कई बार बारिश ज़्यादा होती है, कई बार तूफान आ जाता है, तो सारी उसकी फसल वेस्ट हो जाती है। तो जो ह्यूमन इकोनॉमीज़ और कल्चर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज पे ही डिपेंड करते हैं। तो आगे देखते हैं अब क्या है कि बट आवर क्लाइमेट इज़ रैपिडली चेंजिंग, राइजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and other heat trapping gases in the atmosphere have warmed the earth and causing wide ranging impacts। बट क्या हो रहा है नाउ डेज, क्या हो रहा है कि जो हमारा क्लाइमेट है वो रैपिडली चेंज होता जा रहा है। ठीक है, पहले ये होता था कि गर्मी एक लिमिट की पड़ती थी, ठीक है, या एक टाइम से ही पड़ती थी, बट आजकल कोई पता नहीं लगता कब गर्मी बढ़ जाए कब सर्दी आ जाए। तो जो है ये हमारा जो क्लाइमेट है ये रैपिडली चेंज हो रहा है। ठीक है, किसके कारण, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है एटमॉस्फेयर में वो बहुत ही जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और कुछ और गैसें भी हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है वो जल्दी वार्म्ड होती है यानी कि गर्म हो जाती है। ठीक है, और ह्यूमंस लाइफ पे और जो भी जीव धरती पर रहते हैं उनकी लाइफ को बहुत ही बड़े तरीके से इम्पैक्ट करती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है और ये क्या कॉज करती है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट की, यानी कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला है राइजिंग सी लेवल, ठीक है, दूसरा है वार्मर टेम्परेचर, तीसरा है एक्सट्रीम वेदर और चौथा है रिड्यूस्ड स्नोपिक्स। अब क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, राइजिंग सी लेवल का जो सी लेवल है यानी कि पानी का जो स्तर है समुद्रों में वो इंक्रीज़ होता है। अब अगर पानी का स्तर या सी लेवल इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस है फ्लड्स आएंगी, बाढ़ का ख़तरा ज़्यादा होगा, जिससे बहुत ही नुकसान पहुंचता है ह्यूमन बींग्स को, फॉरेस्ट को और जो भी हमारे क्या एनिमल्स होते हैं उनको। ठीक है,
तो क्लाइमेट चेंज बहुत ही इफ़ेक्ट करता है ह्यूमंस लाइफ को। तो वार्मर टेम्परेचर कई बार ज़्यादा हो जाता है, तो कई फसलें होती है जो कि नहीं झेल पाती। एक्सट्रीम वेदर का चेंज होना, ठीक है। रिड्यूस्ड स्नो पिक्स, यानी कि जो हमारे हिमालयज़ वगैरह हैं या जो भी हमारी ऐसी पिक्स हैं जिन पर स्नो गिरी रहती है, तो वो बहुत ही रैपिडली क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, जिसके कारण क्या होता है कि पानी नदियों में या रिवर्स में इंक्रीज़ होता है, जिसके कारण बाढ़ आती है, फ्लड्स आते हैं। तो ये है जो इसके मेन इफ़ेक्ट हैं ह्यूमन लाइफ्स पे, ठीक है। अब इसके कॉज क्या है कि किस कारण से ये क्लाइमेट चेंज रैपिडली हो रहा है या क्यों बढ़ रहा है आज के दिनों में इतना। तो प्राइमरली कॉज्ड बाय बिल्डिंग अप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि हम अगर मेजर कारण की बात करें कि जो इसका मेजर, यानी कि इसका पहला और मेजर कारण क्या है क्लाइमेट चेंज का, तो वो है ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, मीथेन आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है। ये गैसेज ऐसी हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगली बात करें, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आर ड्यू टू फॉसिल फ्यूल यूज एंड लैंड यूज चेंज। जो फॉसिल फ्यूल होता है उसके रेगुलर या यूज़ के कारण या उसके ज़्यादा यूज़ के कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है जो या लेवल है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, रैपिडली क्लाइमेट चेंज होता है। और दूसरा, इंक्रीज इन मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो इनका लेवल इंक्रीज़ हो रहा है एटमॉस्फेयर में, वो किसके कारण होता है, वो एग्रीकल्चर के कारण होता है। जो बायोगैस प्लांट होते हैं उनमें से भी मीथेन गैस निकलती है, तो ऑब्वियस है एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस इंक्रीज़ होगी। तो अगर ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीन रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। और एग्जाम्पल दें तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी कि अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग, आजकल सभी ग्लोबल वार्मिंग से परिचित हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक बेस्ट और गुड एग्जाम्पल है क्लाइमेट चेंज का। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IPCC। अब ये IPCC क्या है, और ये एग्ज़ाम में कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और कई बार इसके बारे में भी डिटेल्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो IPCC क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि एक गवर्निंग बॉडी है जो कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित या रिलेटेड रिपोर्ट्स तैयार करती है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर इसकी बात करें तो ये बनी थी 1988 में, मतलब इस्टेब्लिश्ड इन 1988 में, ठीक है। और अगर इसकी हेड की बात करें कि इसका हेड कौन है या चेयरमैन कौन है, तो वो है होयस संग। अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो जाए तो आप एक बार देख लेना, बट होयस संग ली इसके चेयरमैन है, जो कि 2015 में इसके चेयरमैन बने थे, ठीक है। तो IPCC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और कितने कौन से सन में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, ये हुई थी 1988 में। अब है क्या ये क्या है, इस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यानी कि UNEP एंड द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। तो अगर हम बात करें कि ये किस किस से मिलकर बनी है, तो UNEP ने और WMO ने इसको साथ मिलकर बनाया है, ठीक है। यानी कि UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम और WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इसको मिलकर बनाया है। और ये क्या करते हैं कि क्लाइमेट चेंज से जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे जो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं या उससे जो भी रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसके बारे में ये रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। तो उनको कहा जाता है असेसमेंट रिपोर्ट्स। तो असेसमेंट रिपोर्ट्स, जो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई थी वो आई थी 1990 में, ठीक है। जो सेकंड आई थी वो आई थी 1995 में, ठीक है। जो थर्ड आई थी वो आई थी 2001 में, फोर्थ आई थी 2007 में, फिफ्थ आई थी 2014 में, और जो सिक्स्थ आएगी वो आएगी 2022 में। यानी कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कि सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट IPCC की कब आएगी, तो वो आएगी 2022
2022 यानी कि 2022 में। और फर्स्ट कब आई थी? वो आई थी हमारी 1990 में यानी कि 1990 में। तो एक और बात आती है आईपीसीसी से रिलेटेड। आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इससे रिलेटेड बात क्या आती है कि इन दिसंबर 2007 यानी कि दिसंबर 2007 में जो आईपीसीसी है इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। यानी कि जो आईपीसीसी है इसको 2007 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आईपीसीसी को नोबेल प्राइज़ कब मिला था या कौन से ईयर में मिला था। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं कि इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का इंडिया पर क्या है, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज होता है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या है। तो इम्पैक्ट तो आपको जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि इंक्रीज इन सी लेवल, ठीक है, रिडक्शन इन माउंटेन पीक्स, ठीक है, फ्लड्स, तो ये सारे इम्पैक्ट हैं जो कि इंडिया पे भी होते हैं। ऑब्वियस है, अगर इंडिया हो चाहे कोई भी बाहर की कंट्री हो तो इम्पैक्ट तो सब पे ही सेम रहेंगे। तो इंक्रीजिंग सी लेवल्स, फ्लड्स, रिड्यूस्ड स्नो पीक्स, ये सारे इम्पैक्ट हैं क्लाइमेट चेंज के। बाकी आप लोग खुद से भी समझ सकते हो इतनी बातों की। अगर मौसम परिवर्तन होता है, अगर हिंदी भाषा में सिंपल में कहें कि मौसम परिवर्तन, तो उससे क्या क्या होता है, लोगों को कितना नुकसान होता है और क्या क्या होता है। तो सबसे मेन बात है कि ये नेचुरल इकोसिस्टम को इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे जो इससे आगे रिलेटेड वीडियो आएगी वो आएगी इंटरनेशनल समिट्स, यानी कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं इस पे क्लाइमेट चेंज पे, वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।